आप सभी का स्वागत है। अगर आप शेंगन वीज़ा लगाना चाह रहे थे आने वाले समय में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, जब भी इस साल में, तो कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपके वीज़ा एप्लीकेशन में रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो और अप्रूवल के चांसेस बढ़े। कुछ ये नई चीज़ें हैं, कुछ ये नई अपडेट्स हैं जो हमारे पास भी पहुँचे हैं और कुछ हम नोटिस भी कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेंगन कंट्रीज़ ने अब, जैसे कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ख़ासतौर से शॉर्ट स्टे पे, विजिट वीज़ा पे, ट्रैवल पे आप जो अप्लाई करते हैं, उसमें शेंगन स्टेट्स आपसे क्या मांगते हैं। ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, आपसे ट्रैवल आइटनरी की डिमांड करते हैं, एक होटल रिजर्वेशन कंफर्मेशन की डिमांड करते हैं और एक फ़्लाइट के PNR की डिमांड करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें बाद में रखते हैं। मेनली अगर हम ट्रैवल की बात करें तो यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि काफ़ी सारी एम्बेसीज अब सिर्फ होटल रिजर्वेशन की डिमांड नहीं कर रही हैं, अब वो होटल कंफर्मेशन की डिमांड कर रही हैं। यानी अब आपका होटल सिर्फ रिजर्व नहीं होना चाहिए, जो हम क्रेडिट कार्ड के गारंटी के अगेंस्ट फ्री में रिजर्व करवा देते थे, अब वो फुली पेड होना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में ये नोटिस किया गया है, जैसे सबसे ज़्यादा स्लोवेनिया में नोटिस किया जा रहा है आजकल, स्लोवाकिया ने भी डिमांड करी है, क्रोएशिया तो पहले ही कर रहा था, हालांकि क्रोएशिया शेंगन में अभी नहीं है, बट मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। और हंगरी, ऑस्ट्रिया की तरफ से भी कुछ एप्लीकेशंस में देखा गया है। तो आपके पास कंफर्म्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी होटल सिर्फ आप रिजर्व नहीं करेंगे ऑनलाइन जाके जो फ्री में रिजर्व हो जाता था, अब योर होटल मस्ट बी पेड। यानी अगर आपकी बुकिंग क्रॉस चेक की जाए तो वो पेड होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब आप पहले एक डमी आइटनरी देते थे, मतलब काफ़ी जगह ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, डमी आइटनरी आराम से लगा देते थे। ट्रैवल आइटनरी, आई मीन फ्लाइट आइटनरी, कहने का मतलब है कि डमी आपने लगा दिया कि जी अगर आप वीज़ा दे देते हैं तो हमारा ये प्लान है ये वाली फ़्लाइट लेने का। हम वो लगा देते थे और वो एक्सेप्टेबल भी था, वो एम्बेसीज यूजुअली उसे एक्सेप्ट कर लेती थी। बट अब कुछ एम्बेसीज में देखा जा रहा है कि वो आपसे कंफर्म्ड फ्लाइट भी मांग सकते हैं। कंफर्म्ड यानी पेड। आपको शुरू में पेड कराने की जरूरत नहीं है। होटल आप बेशक शुरू में पे कर लीजिए, क्योंकि वो, और होटल ऐसा रखें जो फुल रिफंडेबल हो। इनकेस अगर वीज़ा ना मिले तो आपको फुल रिफंड मिल जाए। होटल ऐसा लें, या ऐसे सोर्सेज के थ्रू बुक कराएं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको पूरा रिफंड दे देंगे इनकेस अगर आपका वीज़ा डिनाई होता है तो। होटल का तो चलो सिंपल है, बट फ्लाइट का कैसे करें, क्योंकि फ्लाइट भी अगर कोई एम्बेसी, ये स्पेशल रिक्वेस्ट ईमेल के थ्रू आती है फ्लाइट की, अगर आती है तो पहले तो फ्लाइट का PNR कॉपी दिखा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, वो भी चल जाता है। बट आपसे ये डिमांड की जा सकती है कि आप अपनी फ़्लाइट को बुक करके दें, कौन सी फ़्लाइट है आपकी। अब ऐसे सिनेरियो में अगर आपसे फ़्लाइट की बुकिंग की कंफर्मेशन मांगी जाती है तो सबसे पहला हमारे दिमाग में कंसर्न लॉस का ही होगा कि इनकेस अगर वीज़ा नहीं दिया तो मेरा तो लॉस हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें वो वाली फ़्लाइट बुक करानी चाहिए जो फुली रिफंडेबल हो। ऐसी फ़्लाइट्स होती हैं जो पूरी रिफंडेबल होती हैं। हाँ, जो आपके लिए वो फ़्लाइट की बुकिंग करेंगे, अगर आप खुद कर रहे हैं, किसी पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं, तो पोर्टल वाला कोई ना कोई तो सर्विस चार्ज आपसे बुकिंग और कैंसिलेशन दोनों के लेगा। लेकिन फ़्लाइट का कॉस्ट तो रिफंड आ गया ना। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये की फ़्लाइट है, तो वो अपना उसमें मार्कअप जो उनका सर्विस कॉस्ट है 1,000-2,000 वो ऐड करके 52 का आपको दे दिया, जी आपको 52 का मिलेगा। लेकिन जब आप उसे कैंसिल कराएंगे तो वो आपसे 2,000 फिर चार्ज करेगा और आपको 48 ही रिफंड करेगा। तो इसमें 4,000 का लॉस या 3,000 का, जो भी उनकी सर्विस कॉस्ट होती है अलग अलग, वो तो इनएविटेबल है, वो लगेगा ही लगेगा। बट एटलीस्ट फ्लाइट का पूरा पैसा वापस तो आ जाएगा। तो उस केस में आप ऐसे ही करें कि फ़्लाइट की रिफंडेबल टिकट अपनी वहाँ पे सबमिट कराएं। अब यहाँ पे एक और कैच है कि रिफंडेबल टिकट नॉन रिफंडेबल टिकट से महंगी होती है। अभी उदाहरण के तौर पे हम 50,000 रुपये ले रहे थे, अगर कोई रिफंडेबल टिकट 50,000 की है ना, तो नॉन रिफंडेबल डेफिनेटली 40-42 की मिल जाएगी। इतना डिफरेंस हो जाता है। जितनी नॉन रिफंडेबल टिकट सस्ती की होती है क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होती, कोई किसी भी कारणवश नहीं जा पाया तो उसको कुछ वापस नहीं मिलेगा, उसका मतलब ये होता है। रिफंडेबल टिकट में वो थोड़े से अपने एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इनकेस आपका प्लान चेंज होता है या आप नहीं जा पाते हैं तो आप इसमें रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आप ऐसी ही रिजर्वेशन कॉपी लगाएं। थर्ड पॉइंट, ट्रैवल इंश्योरेंस का भी मैं आपके यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था कि ट्रैवल इंश्योरेंस में यूजुअल प्रैक्टिस है $50,000 या 30,000 यूरो की क्लेम की, कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए जो मिनिमम 30,000 यूरो का है। एक्चुअल में ठीक है, एम्बेसीज ने काफ़ी साल पहले ये बोला था, अब लोगों ने इसको पत्थर की लकीर समझ लिया। अब वो अपने एक महीने की आइटनरी में भी 30-30 हज़ार यूरो का ही इंश्योरेंस डाल रहे हैं, जो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं होना चाहिए।
अगर आपका ट्रैवल प्लान 10 दिन से ऊपर का है तो इंश्योरेंस को डबल कर लीजिए। मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनल राय दूंगा, ये आप कर लीजिए। 30,000 यूरो है आपका, तो कम से कम 50,000 तो करिए। और अगर आपका ट्रैवल प्लान 2 वीक से ज़्यादा का यानी 14 या 15 डेज से भी ज़्यादा का है तो इसमें 1 लाख यूरो का इंश्योरेंस क्लेम वाला कवर लगाएं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इट विल मेक सेंस। आपका ट्रैवल भी तो जो है वो छोटा नहीं है। यू आर गोइंग टू ट्रैवल फॉर लाइक 17 डेज, 18 डेज या 3 वीक्स, 22 डेज का ट्रैवल है, तो उसमें 30,000 क्लेम दे माइट सी कि थोड़ा सा आपकी फैमिली के लिए कम पड़ सकता है। तो आप उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके 50,000 या 1 लाख यूरो का लगाएं इसमें। थर्ड पॉइंट ये मैं आपको बताना चाह रहा था। फोर्थ पॉइंट, अब ट्रैवल आइटनरी पे आ जाते हैं। ट्रैवल आइटनरी पे भी हमने काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी हैं। ट्रैवल आइटनरीज में लोग जो सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं वो है कि आप ट्रैवल आइटनरीज को रैंडमली सेलेक्ट ना करें। देखिए, ट्रैवल आइटनरी का मतलब, ये आपने मेरे मुंह से काफ़ी बार पहले भी सुना होगा, इस चैनल के माध्यम से आप जानते भी होंगे कि ट्रैवल आइटनरी की इंपॉर्टेंस है। जब भी आप वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर ट्रैवल आइटनरी पूरी तरीके से डिस्क्रिपेंसी से भरी हुई है तो उस केस में रिजेक्शन के टाइम पे आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल वाला पॉइंट टिक हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं ट्रैवल आइटनरी उनको समझ में नहीं आई। तो ट्रैवल आइटनरी में आप रैंडमली अपनी ट्रैवल आइटनरी सेलेक्ट ना करें। देखिए, कभी भी एम्बेसी के रिजेक्शन जो होते हैं ना, पत्थर की लकीर नहीं होते। कई बार उन्होंने नहीं भी देना होता ना, आप जितने भी अच्छे डॉक्यूमेंट लगा लें तब भी ऐसा कोई इंटेंशन वाला पॉइंट वगैरह लगा के, पर्पस वाला पॉइंट वाला लगा के, या जस्टिफिकेशन वाला, अनरिलायबल वाला कोई भी पॉइंट लगा के आपको डिनाई कर सकते हैं जब उन्होंने नहीं देना होता है। व्हेन दे आर श्योर कि नहीं भाई आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे, जब उनको लगेगा। आप चाहे कितना भी अच्छा ट्रैवल प्लान बना लें, सब कुछ सही सही कर लें, वापस आने के रीज़न नहीं जस्टिफाई कर पाए ना, तो वो तब भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट तो ज़रूरी है ही, साथ साथ वापस आने के रीजंस, यानी जो भी आपकी फैमिली वगैरह है उसके बारे में उनको बताना मिस ना करें, डेफिनेटली बताएं। नाउ कमिंग बैक टू ट्रैवल आइटनरी, यहाँ पे कोई भी रैंडमली ऐसी ट्रैवल आइटनरी आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके अपनी आइटनरी में ना लगाएं, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में ना लगाएं। यहाँ पे इसको अच्छे से थॉरली चेक करें। आप एक्चुअल में ट्रैवल करें ऐसा सोच के ही उसको ट्रैवल आइटनरी को बनाएं। आप ये सोच के ना बनाएं कि मुझे तो सिर्फ वीज़ा पर्पस के लिए चाहिए, बाद में तो मैं चेंज करता रहूँगा। देयर इज़ नो बात फॉर एम्बेसी। वही सोचेंगे कि आपने कोई अच्छे से होमवर्क नहीं किया और आपका इंटेंशन कुछ ना कुछ और है, ट्रैवल तो आपने करना ही है। आप डे वाइज प्लान लिखें, उसमें प्रैक्टिकल लिखें, प्रैक्टिकल होनी चाहिए ट्रैवल आइटनरी। कुछ दिन पहले हमारे क्लाइंट थे, वो आए थे, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। आई थिंक इटली का रिफ्यूज़ल था उनके पास। तो वो आए थे, कहते यार मैंने लगाया, रिफ्यूज़ हो गया, आप बताएं अब इसमें क्या कर सकते हैं। उनकी ट्रैवल आइटनरी पे मेरा ध्यान गया। उनकी ट्रैवल आइटनरी बड़ी हॉट एंड हैपनिंग वाली ट्रैवल आइटनरी थी, और वो सर जो थे वो सीनियर सिटीजन थे, उनकी वाइफ सीनियर सिटीजन थी। लाइक दे वर क्लोज टू 70 के आसपास उनकी एज थी और 60 के आसपास उनकी वाइफ की एज थी। तो ऐसी एज में इतनी हॉट एंड हैपनिंग और इतनी ट्रैवलिंग वाली आइटनरी ना, वो जस्टिफाई नहीं हो रही थी। तो कुछ मैं भी अनकंफर्टेबल हो रहा था कि सर आपने एवरी डे यू आर गोइंग फॉर एन एक्टिविटी, इतना हेक्टिक शेड्यूल तो हम वैसे ही नहीं किसी को सजेस्ट करते। आपने हार्डली कोई टाइम अपने लिए लिया इसमें। हर दिन कोई ना कोई नई एक्टिविटी पे आप जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ मतलब अपने इतना हेक्टिक अपना आइटनरी को आपने बना दिया है, तो यूजुअली कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ बन जाती है। तो इसीलिए ट्रैवल आइटनरी प्रैक्टिकल हो। लोग क्या करते हैं, 10 दिन के ट्रैवल में 5 कंट्री को ऐड कर देते हैं। भाई मैंने तो फ्रांस भी घूमना है, मैंने तो स्विट्ज़रलैंड भी देखना है, मैंने तो स्पेन भी देखना है, इटली भी देखना है। 10 दिन की ट्रैवल आइटनरी में इतना हेक्टिक शेड्यूल कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? तो हम समझते हैं कि 10 दिन का वीज़ा मिला है तो हम पूरा यूरोप में मैक्सिमम जितना एक्सकर्जन हो सके वो कर सकें, बट इट शुड मेक सेंस। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फॉर द टाइम बीइंग आने वाले दिनों में आपकी ट्रैवल आइटनरी पे स्पेसिफिकली यही फोकस होगा कि या तो बिल्कुल लथार्जिक आइटनरी ना हो कि आपने एक ही जगह पे सारा स्टे कर दिया और कुछ नहीं कर रहे हो, 1 दिन करा, 2 दिन करा, बाकी फ्री 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 फ्री, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप बस डेली कोई ना कोई नया माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, राइट? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे कंफर्म फ्लाइट मांगी जाती है, होटल कंफर्म मांगे जाते हैं, या फिर ट्रैवल आइटनरी वाली बात होती है, इंश्योरेंस वाली बात होती है, और बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको पता ही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आप आने वाले समय में अपनी प्रोफाइल पे और अच्छा काम कर सकें और आपके मिलने के रेशियो बढ़ सकें। अगर इसमें आप हमारी हेल्प भी चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। अदरवाइज आप खुद भी इजीली कर सकते हैं। इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप अपने आप कैसे किसी भी देश का वीज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।